Hello everybody. Now, from today onward, we will start a fresh chapter in physics. In fact, this is last unit of 11th standard. अभी तक हमने 11th स्टैंडर्ड की ऑलमोस्ट सारी फिजिक्स पढ़ ली है. अब हम आखिरी जो यूनिट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज वेव्स एंड ऑसिलेशंस, और इसमें सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स एब्रीविएटेड एज SHM, एंड दिस chapter is continued with sound and waves or waves and oscillation. And one of the interesting topic, I would not call it a easy topic, मैं इसको easy topic तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा. easy होता तो शायद हम 11th स्टैंडर्ड के सबसे पहले इसको पढ़ रहे होते. 11th स्टैंडर्ड के सारे यूनिट्स पढ़ने के बाद में बिल्कुल अंतिम में यह यूनिट पढ़ा जाता है वेव्स एंड ऑसिलेशन, जिसमें हम सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझेंगे. वह सिर्फ इसीलिए बिकॉज रिलेटिवली इट्स अ डिफिकल्ट टॉपिक. इनफैक्ट मैं तो कहता हूं इस टॉपिक को 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाए जाने के बजाय 12th स्टैंडर्ड के एंडिंग में पढ़ाया जाना चाहिए. It's just because when we study SHM, here we generally summarize the whole physics. SHM के जब अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स करने जाते हैं तो ऑलमोस्ट फिजिक्स के हर यूनिट पर, हर सिस्टम पर प्रॉब्लम बनते हैं और हम पूरी की पूरी फिजिक्स को ही समराइज कर रहे होते हैं. जनरली 11th क्लास में इस चैप्टर को समझाने का प्रयास पूरा करा जाता है. मैं पूरी अच्छी तरीके से इसके सारे कंसेप्ट समझाऊंगा, मगर कई बार 11th स्टैंडर्ड लेवल पर इस चैप्टर को बिल्कुल क्लियरली समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. इट्स जस्ट बिकॉज द चैप्टर इन्वॉल्व द नॉलेज ऑफ कैलकुलस. इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट और फंडामेंटल्स को समझने के लिए कैलकुलस के नॉलेज की आवश्यकता है, और वह कैलकुलस पढ़ा जाता है 12th स्टैंडर्ड में. तो 12th स्टैंडर्ड के बाद जब हम इसको रिवाइज करते हैं तो बड़ी आसानी से, बड़ी तेजी से सारी चीज समझ में आती है. 11th स्टैंडर्ड में कई बार कई चीजें हमें रटना पड़ जाती है. एनीवे, सिंस इट्स इंक्लूडेड इन 11th स्टैंडर्ड सिलेबस, हम इसको पढ़ते हैं, हम इसको समझते हैं, and try to put your maximum attention to understand each and every concept of the chapter. SHM सबसे पहले हम पढ़ते हैं. ऑलमोस्ट इस टॉपिक में हमें 8 से 10 या 12 घंटे का समय लगेगा. हम ढेर सारे प्रॉब्लम्स, इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स के साथ में इसको सॉल्व करने की, इसको समझने की कोशिश करेंगे. और जब हम ढेर सारे प्रॉब्लम्स करेंगे तभी हमें यह चैप्टर थोड़ा समझ में आएगा और थोड़ा आसान लगेगा. अदरवाइज इसकी मैथमेटिक्स, इसकी इक्वेशंस लिखते समय कई बार ऐसा लगेगा कि व्हाई वी आर डूइंग दिस नाउ. और इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे वेव्स एंड ऑसिलेशन, साउंड वेव्स से. देखिए, हमने अभी तक कई तरह की मोशंस पढ़ी हैं और समझी हैं. हमने रेक्टिलिनियर मोशन समझी है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन. जब हम मोशन इन 1D पढ़े थे तो वहां पर हमें मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में पढ़े. कांस्टेंट वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, वेरिएबल एक्सीलरेशन. जब कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो हम उसे मोशन इन 1D या रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं. इसके बाद में हमने पढ़ा मोशन इन 2D, when a particle moves on a plane. जैसे कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन, मैंने कोई पार्टिकल को फेंका, प्रोजेक्ट करा, खिड़की से बाहर फेंका. अब उस पार्टिकल की जो मोशन है दैट इज टर्म्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रिसाइसली इट्स अ पैराबोलिक मोशन, और उसकी वर्टिकल डायरेक्शन में भी वह मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है,
और एक प्लेन में वह एक पैराबोलिक पाथ में मूव करता हुआ दिखता है, वी कॉल इट मोशन इन 2 डायमेंशन। मोशन इन 2 डायमेंशन का एक और केस हमने समझा था, सर्कुलर मोशन। जब एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव करने लगता है, एक पॉइंट के चारों तरफ फिक्स डिस्टेंस रखते हुए मूव करता है, द मोशन इज टर्म्ड एज सर्कुलर मोशन। हमने सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा, हमने नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा। ये तीनों ही टॉपिक जो हमने पढ़ रखे हैं, हम इसे काइनेमेटिक्स कहते हैं। काइनेमेटिक्स, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, सर्कुलर मोशन, दिस इज काइनेमेटिक्स। इसमें हम किसी पार्टिकल की एक पिक्यूलियर टाइप की मोशन को डिस्क्राइब करते रहते हैं, समझाते रहते हैं और उससे रिलेटेड कंसेप्ट और फंडामेंटल समझते हैं। इसी काइनेमेटिक्स का एक्सटेंशन है, इसी मोशन ऑफ पार्टिकल का एक्सटेंशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन। In this chapter, we will describe a peculiar type of motion of particle. पार्टिकल की एक पर्टिकुलर, एक पिक्यूलियर मोशन को हम डिस्क्राइब करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। इनफैक्ट यह भी काइनेमेटिक्स का ही एक पोर्शन है। काइनेमेटिक्स का पोर्शन है मतलब हम पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन में मोशन ऑफ पार्टिकल को समझेंगे और फिर हम उसके डायनामिक्स को समझेंगे कि किस तरह से, किस वजह से इस तरह की मोशन होती है। अब देखिए, फिर सवाल जो उठता है कि यदि काइनेमेटिक्स है, यदि मोशन ऑफ पार्टिकल है, तो मोशन इन 1D और मोशन इन 2D के साथ में ही क्यों नहीं पढ़ लिया, सर्कुलर मोशन के साथ में ही क्यों नहीं पढ़ लिया? मैंने कारण पहले ही बता दिया। मोशन इन 1D और मोशन इन 2D, इन सबके कंसेप्ट और फंडामेंटल्स को समझना फिर भी रिलेटिवली आसान, इनके प्रॉब्लम्स को करना रिलेटिवली आसान है। सर्कुलर मोशन के भी कंसेप्ट और फंडामेंटल्स जब हमने न्यूटन्स लॉ के बाद में पढ़ा तो तब समझ में आ जाते हैं, तब हम अप्लाई करने लगते हैं। मगर सिंपल हार्मोनिक मोशन के कंसेप्ट को उस स्टेज पर समझा नहीं जा सकता था, इसीलिए हम पूरी मैकेनिक्स पढ़ लेते हैं। हम मोशन इन 1D, 2D, NLM, force and friction, then circular motion, then work power energy, then momentum and its conservation principle, और रोटेशनल डायनामिक्स भी पढ़ लिया और रोटेशन के बाद ग्रेविटेशन भी पढ़ लिया। उसके बाद में इस चैप्टर को पढ़ा जाना चाहिए, तब यह चैप्टर के कंसेप्ट और फंडामेंटल समझ में आते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ऑर्डर टू कंसेप्चुअलाइज सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन पर आने से पहले मैं कुछ टर्म्स, कुछ डेफिनेशंस इंट्रोड्यूस करता हूं। सबसे पहले वी इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिक मोशन। हम सबसे पहले पीरियोडिक मोशन डिफाइन करते हैं। एनी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स टाइम इंटरवल इज टर्म्ड एज पीरियोडिक मोशन। एनी मोशन, any particle, any motion of particle, if it repeats itself after a fixed time interval is termed as periodic motion. Let me quote few example of periodic motion. The motion of earth or revolution of earth around the sun. सन के चारों तरफ अर्थ का घूमना, that is a periodic motion. And the motion repeats itself after every 365 days, 5 hours, 56 minutes. The time period of revolution of earth around the sun is 365 days, 5 hours, 56 minutes. That is the time period of periodic motion of earth. The rotation of earth about its own axis, अपनी ही एक्सिस के अबाउट अर्थ का रोटेशन, दिस इज अ पीरियोडिक मोशन एंड द मोशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर एवरी 23 hours, 56 minutes, 28 seconds. The revolution of moon around the earth, the time period of this revolution of moon around the earth is 27.3 days. Beside it, the motion of any train between two stations. मैं यदि बात करूं राजधानी एक्सप्रेस की, मुंबई से दिल्ली के बीच में,
आइडियली स्पीकिंग इट मस्ट बी अ पीरियोडिक मोशन। फिक्स टाइम में दिल्ली से मुंबई जाएगी, मुंबई से फिर लौट के दिल्ली आएगी, फिर दिल्ली से मुंबई, फिर मुंबई से दिल्ली। इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। द मोशन ऑफ पेंडुलम ऑन द पेंडुलम वॉच, पेंडुलम वॉच में जो पेंडुलम होता है, इट्स मोशन इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन। इट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स टाइम इंटरवल। जो पेंडुलम लटकता है और इस तरह से जो हम झूला झूलते हैं, क्रेडल, द मोशन ऑफ दैट क्रेडल, बचपन में हम सभी ने झूला झूला हुआ है और उसमें हम स्टार्ट करते हैं, आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं और इस तरह से हम उसको एंजॉय करते हैं। दैट मोशन इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन। हम कहते हैं वी कम अक्रॉस लॉट ऑफ पीरियोडिक मोशन अराउंड अस। जो घड़ी है उसका आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड, इनकी जो मोशन है वह भी पीरियोडिक है। हम किसी बॉल को नीचे गिराएं और वह बॉल बार बार ऊपर से नीचे आती जाती है, यदि वह कांस्टेंट हाइट पर बार बार ऊपर नीचे होती है, एनर्जी कहीं लॉस नहीं होती है, तो द मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। यदि एक स्प्रिंग से एक मास बांध दिया जाए, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रख दिया जाए, उस मास को डिस्टर्ब कर दिया जाए, द मोशन ऑफ दैट मास इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन। Periodic motion means the motion which repeats itself after a fixed time interval. इस तरह के पीरियोडिक मोशन के लिए हम एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, टाइम पीरियड। वी जनरली डिनोट इट बाय कैपिटल T। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ इज 365 days nearly. Rotation of earth is 24 hours nearly. Revolution of moon is 27.3 days. The minute hand of clock is 60 minutes. Hour end of clock is 12 hours. इस तरह से हम किसी भी पीरियोडिक मोशन की टाइम पीरियड डिफाइन कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। We introduce another concept of frequency. With this periodic motion, we introduce the concept of frequency. We denote it by f or we denote it by nu. Frequency of periodic motion is defined as number of times the motion repeats itself in unit time or unit second. एक सेकेंड में मोशन जितनी बार रिपीट हो, दैट इज टर्म्ड एज फ्रीक्वेंसी। सर्कुलर मोशन में हमने ऑलरेडी यह बात समझ रखी है, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड एंड इट्स ऑलवेज गिवन इन हर्ट्ज। वन पर सेकेंड और पर सेकेंड इज टर्म्ड एज 1 हर्ट्ज। These are the two concepts related to any periodic motion. किसी भी तरह की पीरियोडिक मोशन के लिए यह दो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। एक तो टाइम पीरियड जिसको हम कैपिटल T से डिनोट करेंगे और दूसरी फ्रीक्वेंसी जिसको हम F से या न्यू से डिनोट करेंगे। हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी मोशन इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स द मोशन रिपीट्स इटसेल्फ इन 1 सेकेंड। अब इसी पीरियोडिक मोशन में एक कैटेगरी होती है दैट इज टू एंड फ्रो मोशन और ऑक्सिलेटरी मोशन। इसी पीरियोडिक मोशन में द सब कैटेगरी ऑफ पीरियोडिक मोशन इज टू एंड फ्रो मोशन or it's also termed as oscillatory motion. The motion of a particle about a fixed point
the motion of particle about a fixed point, a periodic motion of a particle about a fixed point is termed as to and fro motion or oscillatory motion. जैसे हम कहें कि the motion of bus between the two cities, इंदौर और उज्जैन के बीच में बस चल रही है, हर एक घंटे में इंदौर से उज्जैन पहुंचती है, फिर उज्जैन से इंदौर आती है, फिर इंदौर से फिर उज्जैन जाती है, और हर एक घंटे में वह इंदौर से उज्जैन, उज्जैन से इंदौर. नाउ दिस सच टाइप ऑफ मोशन यू कैन ऑल्सो कॉल इट टू एंड फ्रो मोशन. या फिर जैसे मैंने कहा कि द मोशन ऑफ अ पेंडुलम, एक धागे से हमने पार्टिकल को बांध दिया और वह इधर से उधर मूव करने लगा और वह इनफाइनाइट टाइम तक, अनंत तक इस तरह से मूव कर रहा है. सच मोशन इज अ ऑक्सीलेटरी मोशन और टू एंड फ्रो मोशन. एक पॉइंट के अबाउट वह इधर से उधर हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, स्प्रिंग से बंधा हुआ एक मास और हमने हल्का सा उसको डिस्प्लेस करके छोड़ दिया और वह मास वाइब्रेट करने लगा, टू एंड फ्रो मोशन करने लगा. सच अ मोशन इज अ ऑक्सीलेटरी मोशन और टू एंड फ्रो मोशन. अब हम कहते हैं यह टू एंड फ्रो मोशन पीरियोडिक होगा, एक फिक्स टाइम के बाद यह मोशन रिपीट होगा. पीरियोडिक मोशन कैसा भी हो सकता है. सर्कुलर मोशन पीरियोडिक मोशन है, बट सर्कुलर मोशन इज नॉट अ टू एंड फ्रो मोशन. टू एंड फ्रो मोशन पीरियोडिक मोशन होगा, मगर पीरियोडिक मोशन का टू एंड फ्रो होना कोई जरूरी नहीं है. अब इसी टू एंड फ्रो मोशन में, टू एंड फ्रो मोशन कई तरह के हो सकते हैं, मगर इसी टू एंड फ्रो मोशन में अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टू एंड फ्रो मोशन we call it harmonic motion or harmonic motion or we call it vibration. अब हार्मोनिक मोशन हम किसे कहेंगे, जरा ध्यान से समझे. देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के दो फंक्शंस, साइन फंक्शंस एंड कॉस फंक्शंस, आर टर्म्ड एज हार्मोनिक फंक्शंस. मैं यह इधर लिखता हूं, हार्मोनिक फंक्शन. Harmonic functions. The two functions of trigonometry, that is sine theta and cos theta, are termed as harmonic function. Sine theta and cos theta are termed as harmonic functions. And any motion which takes place according to this sine function or cos function or the sum of the two is termed as harmonic motion. मैं कहूंगा any motion which may be described by harmonic function. Harmonic functions, that is sine or cos or sum of them is termed as harmonic motion.
कोई सी भी मोशन जिसे हम साइन फंक्शन के द्वारा डिस्क्राइब करते हो या फिर कॉस फंक्शन के द्वारा डिस्क्राइब करते हो, या दो से अधिक साइन फंक्शन का सम करके, या दो से अधिक कॉस फंक्शन का सम करके, या साइन और कॉस दो से अधिक, इन सब का सम करके यदि किसी मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हो, देन सच अ मोशन वुड बी डिफाइंड एज हार्मोनिक मोशन। अब हार्मोनिक मोशन वुड ऑलवेज टेक प्लेस अबाउट अ पॉइंट। हार्मोनिक मोशन अबाउट अ पॉइंट होगी। इस बात को समझने के लिए हम इसी समय एक बार साइन फंक्शन का और एक कॉस फंक्शन का ग्राफ बनाकर देखते हैं। हम साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं और यह देखते हैं कि यह कैसा ग्राफ बन रहा है, और फिर दोबारा हम हार्मोनिक मोशन को समझेंगे। देखिए, इस ग्राफ को बनाने के लिए मैं इस जगह पर ग्राफ बनाऊंगा। मैं दो ग्राफ बनाऊंगा। इस जगह पर एंगल थीटा को प्लॉट करूंगा और इस जगह पर साइन थीटा की वैल्यू, और इधर थीटा और इस जगह पर मैं कॉस थीटा की वैल्यू। मैं एक टेबल और बना लेता हूं पास में ही। इस टेबल में इधर मैं थीटा लिखूंगा, इधर मैं साइन थीटा और इधर मैं कॉस थीटा। मैं एक टेबल बना रहा हूं, साइड में ही टेबल बना लेता हूं, और इस थीटा की जो भी वैल्यू होगी वह इधर लिखता जाऊंगा। साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा के कॉलम में, कॉस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा के कॉलम में, और फिर जो भी वैल्यू मुझे दिखेगी मैं उसे प्लॉट करता जाऊंगा। यह देखिए, इस तरीके से मैं सबसे पहले थीटा इक्वल टू 0 डिग्री यदि होता है, यदि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से या 0 रेडियन से, तो साइन थीटा की वैल्यू तो होती है 0 और कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1। वी नो दिस। अब मैं व्हेन साइन थीटा इज पाई बाय और थीटा इज पाई बाय 6, जब थीटा की वैल्यू पाई बाय 6 होती है तो साइन थीटा की वैल्यू हाफ होती है और कॉस थीटा की वैल्यू होती है √3/2। ये हाफ मीन्स 0.5 और ये वैल्यू होती है 0.86 समथिंग। व्हेन थीटा इज पाई बाय 4, 45 डिग्रीज के लिए साइन थीटा की वैल्यू होती है 1/√2 एंड कॉस थीटा इज ऑल्सो 1/√2। When theta is π/3, साइन थीटा की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1/2। When theta is π/2, it's 1 and this becomes 0, और इसके बाद जब इसकी वैल्यू होती है 5π/6, this becomes √3/2 once again, and this becomes 1/2. When this is 3π/4, it becomes 1/√2 and this also is 1/√2.
keep on writing the values when it is 5 pi by just 4 pi by 3, 5 pi by 3, 5 pi by 6, it's 1 by 2, it's root 3 by 2, and when it's pi, it's 0, it's 1. और फिर हम आगे की वैल्यूज के लिए प्लॉट करते जाएं. एंड इफ वी प्लॉट अ ग्राफ फॉर दिस, sin theta graph would come out to be like this. The value increases as theta goes from 0 to pi by 2. पाई तक आते आते वह 0 हो जाएगा और 3 पाई बाय 2 तक जाते जाते वह -1 और 2 पाई तक जाते जाते वह 0. दिस वुड बी द वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा विद द वेरिएशन इन थीटा. थीटा में जब वेरिएशन होता है तो साइन थीटा में कुछ इस तरह से हमको वेरिएशन दिखेगा. दिस इज 5 पाई बाय 2 and then this is 3 pi. हम कहते हैं जबकि cos फंक्शन की वैल्यू यदि हम प्लॉट करेंगे, we'll get it like this. When it's 0, you will find it maximum value. The cos function varies with time in this manner. This +1, 0, and this is -1. Cos function varies like this. Both sin function and cos function, they repeats their value after every 2 pi angle. थीटा की वैल्यू 2 पाई के बाद में साइन फंक्शन की वैल्यू रिपीट होती है. इधर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, नेगेटिव हो रही है, और फिर वापस से पूरा फंक्शन रिपीट हो रहा है. दिस फंक्शन इट्स वैल्यू रिपीट्स आफ्टर दिस 2 पाई एंगल. इसी तरह से कॉस में यह वैल्यू 2 पाई एंगल, यह 0 एंगल, दिस 0, दिस पाई बाय 2, दिस पाई, दिस 3 पाई बाय 2, एंड दिस 2 पाई. आफ्टर एवरी 2 पाई angle the value repeats itself. Such functions are termed as harmonic functions. Sin function को, cos function को हम harmonic function कहते हैं. और कोई सी भी ऐसी मोशन जो sin function या cos function के द्वारा डिस्क्राइब करी जा सकती हो उसे हम हार्मोनिक मोशन कहेंगे. कोई सी भी ऐसी मोशन जो एक फिक्स पॉइंट के अबाउट हो रही हो, फिक्स पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो हो रही हो, that is termed as harmonic motion. अब इसी हार्मोनिक मोशन में एक स्पेशल कैटेगरी में अब हम आएंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन. व्हेन किसी भी तरह की, जैसे हम कहते हैं कि हम सितार में जो स्ट्रिंग होता है, जो तार होता है, जैसे हम उसको वाइब्रेट करते हैं तो द मोशन ऑफ एनी पार्टिकल वो टू एंड फ्रो एक पॉइंट के आसपास इधर से उधर होने लगता है. दैट मोशन इज अ हार्मोनिक मोशन. मैंने यदि इस बोर्ड को हिट कर दिया, ये बोर्ड के पार्टिकल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगे, सच अ मोशन इज टर्म्ड एज अ हार्मोनिक मोशन. कोई पानी के ऊपर बर्फ तैर रही है और मैं उस बर्फ को, उस आइस को हल्का सा पुश कर देता हूं नीचे की तरफ, वहां आइस ऊपर नीचे इस तरह से टू एंड फ्रो ऑसिलेट होने लगेगी. सच अ मोशन इज टर्म्ड एज अ हार्मोनिक मोशन. किसी यू शेप्ड ट्यूब में लिक्विड भरा हुआ है, मैं लिक्विड के सरफेस को हल्का सा डिस्टर्ब कर देता हूं, दोनों तरफ लिक्विड का सरफेस ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होने लगेगा. दैट मोशन इज अ हार्मोनिक मोशन. हार्मोनिक मोशन हमारे चारों तरफ ढेर सारी हो रही हैं. अब उन्हीं मोशन में हम
सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहेंगे मैं यह समझाता हूं। इन सारी चीज को नोट डाउन कर लीजिए एंड आई विल मूव ऑन।